एमए फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट्स, आज हम आपको साइको एनालिटिकल थेरेपी के बारे में बताएंगे। इसके पहले हमने आपको कॉग्निटिव थेरेपी और बिहेवियर थेरेपी के बारे में बताया था। आज साइको एनालिटिकल थेरेपी के बारे में बताएंगे और इसके बाद जब साइको एनालिटिकल थेरेपी हो जाएगी तो हम लोग सभी मनोचिकित्सा विधियां जो अब तक पढ़े हैं उन सब के बारे में एक आधारभूत कॉन्सेप्ट लेंगे और उसकी एनालिसिस करेंगे। आज का टॉपिक साइको एनालिटिकल थेरेपी का है। आपने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत पढ़ा हुआ है। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत फ्रायड की देन है, सिगमंड फ्रायड की देन है। और फ्रायड के सिद्धांत को अभी यहाँ बताने पर यह टॉपिक बहुत हट जाएगा, लंबा हो जाएगा, लेकिन फिर भी उसका जो बेसिक एसम्पशन है वह आपको पता होना चाहिए। आधारभूत चीज़ें जो हैं कि फ्रायड ने ये कहा था कि व्यक्ति में तब व्यक्ति का व्यक्तित्व संगठित प्रकार का नहीं रह जाता है जब इड ईगो सुपर ईगो में बैलेंस नहीं होता है। साथ ही साथ फ्रायड ने यह भी कहा था कि जब अचेतन की प्रक्रियाएं चेतन पर आने का प्रयास करने लगती हैं तब भी व्यक्ति में समस्याएं उत्पन्न होने लगती हैं, क्योंकि अचेतन व्यक्ति का ऐसा पक्ष होता है जिसे वह व्यक्त नहीं कर सकता और इसमें कई बार इड से संबंधित इच्छाएं जुड़ी होती हैं जिसे कि सुपर ईगो के द्वारा फोर्स किया जाता है ऐसी इच्छाओं को अचेतन में जाने के लिए। और मैंने आपको एक एग्जाम्पल साइको एनालिटिकल थ्योरी के समय, ध्यान रखिएगा मैं आज थेरेपी बता रही हूँ, बेस्ड है थ्योरी आपकी साइको एनालिटिक के। और मैंने बताया था कि फ्रायड ने जो चेतन अचेतन अर्थ चेतन की तुलना आइसबर्ग से की है और आइसबर्ग का जो समुद्र में फैला हुआ भाग अंदर की ओर होता है जो ऊपर से नहीं दिखता है और वह उससे टकराकर बड़े बड़े जहाज आदि चूर चूर हो जाते हैं। उसी तरह फ्रायड ने व्यक्तित्व के अचेतन की बात की है कि यह दिखता तो नहीं है लेकिन व्यक्तित्व के संगठन को क्षत विक्षत कर देता है। व्यक्ति में असामान्यताएं, विकृतियां, समायोजन की समस्याएं, चिंता, भय, मनस्ताप, ये सब लक्षण व्यक्ति में उत्पन्न होते हैं। तो अब हम आपको मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति साइको एनालिटिकल थेरेपी के बारे में बताते हैं। साइको एनालिटिकल थेरेपी सिगमंड फ्रायड की ही देन है और यह पद्धति काफ़ी प्राचीन और लंबी पद्धति है। आज भी इस उपचार पद्धति में यद्यपि अनेक संशोधन और परिवर्तन किए गए हैं, किंतु फिर भी इसकी जो बेसिक टेक्निक है वह वही है जो कि फ्रायड ने दी थी। यद्यपि यह जो विधि है यह बहुत ही लंबी और जटिल विधि है। इसके द्वारा जो चिकित्सा पद्धति है, ये मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति जो है इसके द्वारा एक लंबी प्रक्रिया अपनाई जाती है और इस प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि व्यक्ति की दमित स्मृति, प्रेरणा, अंतर्द्वंद आदि की खोज की जाती है। यानी यही चीजें जो व्यक्ति दमित कर देता है यह उसमें कुसमायोजन या विकृतियों को जन्म देती हैं जो कि संभवतः साइकोसेक्सुअल समस्याओं से भी उत्पन्न होती हैं। मनोविश्लेषण द्वारा रोगी की इस प्रकार से सहायता की जाती है कि वह अपनी समस्याओं को समझ सके और उसका वास्तविकता के साथ संबंध स्थापित कर अपनी स्मृतियों, प्रेरणाओं और अंतर्द्वंदों और समस्याओं का समाधान कर सके।
यद्यपि मनोविश्लेषण उपचार पद्धति साइको एनालिटिकल थेरेपी एक जटिल उपचार पद्धति है, फिर भी इसमें जो बेसिक तथ्य हैं उनको मनोवैज्ञानिकों ने काफ़ी आसान करके प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। मनोविश्लेषण का जो पहला शर्त है कि मनोविश्लेषण के चिकित्सा पद्धति के लिए चिकित्सक अगर ट्रेंड नहीं है, एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, तो निश्चित रूप से न तो वह इस विधि का उपयोग सही ढंग से कर पाएगा और न ही किसी प्रकार का वह ट्रीटमेंट कर पाएगा। तो इसलिए सबसे पहली शर्त यह है कि मनोविश्लेषण उपचार पद्धति के लिए जो थेरेपिस्ट है वह बहुत ही योग्य व्यक्ति और उसके में पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। इसके साथ ही साथ मात्र उसकी योग्यता या अनुभव नहीं, उसका जो व्यवहार है वह बहुत ही उत्साहपूर्ण और सहानुभूतिपूर्ण होना चाहिए। यह आवश्यक है कि जब तक मनोविश्लेषक रोगी की समस्याओं के प्रति एक तरह की सहानुभूति, समानुभूति, आदर, रेस्पेक्ट नहीं दिखाएगा, तब तक वह इस विधि से उपचार करने में सफल नहीं होगा। इस उपचार पद्धति में पहली बात तो चिकित्सक का अनुभवी होना, दूसरी बात उसका सजग सक्रिय होना, सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार का होना और तीसरी जो महत्वपूर्ण आधार है इस थेरेपी का वह है रैपर्ट फॉर्मेशन। स्टूडेंट्स, जब हम आपको प्रैक्टिकल भी करवाते हैं तो आपसे कहा जाता है कि पहले रैपर्ट फॉर्मेशन। यह क्यों कराया जाता है? इसलिए कराया जाता है कि जब आप किसी व्यक्ति, प्राणी, सब्जेक्ट आपका मैक्सिमम मनुष्य ही होता है क्लासरूम लेबोरेटरी में, तो जब आप करते हैं तो कोई आपके साथ कोऑपरेट तभी करेगा जबकि वह आप पर विश्वास करेगा, जब एक औपचारिक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित होगा। रैपर्ट फॉर्मेशन का मतलब मनोविश्लेषणात्मक चिकित्सा पद्धति में एक ऐसे सौहार्दपूर्ण संबंध की स्थापना करनी है जिसमें जो रोगी है वह अपने आप को सहज महसूस कर सके और वह चिकित्सक से बातचीत कर सके। जब तक सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित नहीं होंगे तब तक रोगी का चिकित्सक के प्रति विश्वास या आस्था भी नहीं प्रकट होती है। इसलिए रोगी में यह विश्वास उत्पन्न होना चाहिए कि चिकित्सक एक योग्य और आपकी हेल्प के लिए उपस्थित व्यक्ति है, और यह विश्वास रोगी में तभी होता है जबकि चिकित्सक के साथ एक अच्छा सौहार्दपूर्ण रैपर्ट फॉर्मेशन हो जाता है। अब हम चलते हैं स्टेप्स ऑफ साइको एनालिटिक थेरेपी, मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति के पद, चरण, यानी किन किन प्रक्रियाओं से ये मनोविश्लेषण चिकित्सा पद्धति गुजरती है। मनोविश्लेषण उपचार पद्धति में जो मनोचिकित्सक होता है उसका मुख्य उद्देश्य रोगी के अंतर्द्वंद, स्मृतियों, प्रेरणाओं को चेतन स्तर पर यानी व्यक्ति द्वारा अभिव्यक्त कराने का प्रयास किया जाता है, जिससे कि चिकित्सक जो है उसकी समस्या को जान सके, उसके सामने एक पुनर्रचना प्रस्तुत कर सके। तो इस उपचार पद्धति का सबसे पहला चरण जो है वह है फ्री एसोसिएशन, मुक्त साहचर्य। मुक्त साहचर्य के लिए
सबसे पहले एक ऐसे शांत वातावरण में जो चिकित्सक है वह रोगी को एक आराम कुर्सी या कोच टाइप के उस पे बैठाता या लेटाता है। फिर रोगी जो के साथ जो चिकित्सक है वह सौहार्दपूर्ण संबंधों की स्थापना करता है और इस तरह का व्यवहार करता है कि जो रोगी है वह चिकित्सक से अपनी बात आरंभ कर सके। इस चिकित्सा पद्धति में फ्रायड ने एक चीज पर बल दिया था मुक्त साहचर्य में कि चिकित्सक जो है रोगी के सामने न होकर उसके पीछे होता है, जिससे कि रोगी अपनी बातों की अभिव्यक्ति, अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर सके। क्योंकि कई बार सामने देखते देखते हम कोई सामान्य बातचीत ही हम दूसरे से करते हैं और हमें लगता है सामने वाले के चेहरे के फीलिंग्स को देखकर हम एकाएक रुक जाते हैं। इसी चीज को रोकने के लिए फ्रायड ने ये कहा था कि चिकित्सक जो है रोगी के पीछे हो और मनोचिकित्सक रोगी के पीछे होता है और उसकी प्रत्यक्ष उपस्थिति से रोगी को किसी प्रकार की कोई बाधा न पहुंचे, इसलिए इस प्रकार पीछे जाता है और रोगी को कहता है कि अब आपके मन में जो कुछ भी आता जाए वह यथार्थ हो, जो कुछ भी हो आपको लगता है सही है गलत है, बिना इसका विचार किए, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, बिना विचार किए आप उसको कहते जाएं। क्योंकि आपके मन में जो भी बातें हैं आप जितना अधिक बताएंगे उतना ही अधिक उपचार में सुविधा होगी। इसलिए फ्री एसोसिएशन में सबसे पहले चिकित्सक रोगी को निसंकोच बोलने के लिए प्रेरित करता है और रोगी जिन विचारों को प्रकट नहीं करना चाहता है उसे भी चिकित्सक सहानुभूतिपूर्ण ढंग से प्रकट करने के लिए कहता है। वह उसे बताता है, समझाता है कि ऐसे विचार जिसे आप प्रकट नहीं करना चाहते हैं वह भी प्रकट कीजिए, आपके विचारों की गोपनीयता रखी जाएगी और मनोविश्लेषक जो है रोगी द्वारा व्यक्त किए गए सभी तथ्यों को एकदम लाइन बाय लाइन रिकॉर्ड करता है और यह रिकॉर्ड इस ध्येय से करता है ताकि वह उसकी समस्त तथ्यों का विश्लेषण कर सके। यह जो फ्री एसोसिएशन है यह हमेशा एक रंग नहीं चलता है। कई बार जो रोगी होता है उसमें अंतर्द्वंद उत्पन्न होता है, जैसे वह कुछ बोलते बोलते नहीं बोलना फिर चाहता है, वह रुक जाता है, आगे कह सकता है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है, अब क्या बोलें, कहाँ से बताएं, या रोगी जो है अनावश्यक स्वप्नों घटनाओं के बारे में बात करने लगता है और जब इधर उधर की बातों में रोगी जो है चिकित्सक का ध्यान आकर्षित करता है तो इस प्रकार की जो क्रिया उत्पन्न होती है यह प्रक्रिया प्रतिरोध रेजिस्टेंस की प्रतिक्रिया कहलाती है, यानी प्रतिरोध की प्रक्रिया कहलाती है। यह प्रतिरोध की प्रक्रिया मुक्त साहचर्य में काफी बाधक होती है। चिकित्सक को चाहिए कि वह इस प्रकार के प्रतिरोध को दूर करे और प्रतिरोध को दूर करने के लिए दो चीजें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। एक तो रोगी को यह एहसास दिलाना कि उसकी बातों की गोपनीयता कायम रहेगी और दूसरा उसके साथ किया जाने वाला व्यवहार जितना सहानुभूतिपूर्ण होगा उतना ही
रोगी चिकित्सक के प्रति विश्वास करेगा। इस प्रकार मुक्त साहचर्य के सेशन के द्वारा, सत्रों के द्वारा रोगी की जो दमित विषय सामग्री होती है उसको उभारा जाता है। उसको व्यक्त करने के लिए रोगी को कहा जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि जो रोगी है वह जब अपनी भावों की अभिव्यक्ति कर लेता है तो भावों की अभिव्यक्ति मात्र से ही उसको कई बार राहत महसूस होती है। इसमें ऐसी सामग्रियां जो कि प्रतिरोध उत्पन्न करती हैं उसे मनोचिकित्सक समय समय पर दूर करने के लिए कई बार कुछ प्रतिरोध को दूर करने के लिए इसके लिए कभी कभी औषधियों का भी सेवन कराता है। यद्यपि फ्रायड ने प्रारंभ में इसके लिए हिप्नोटिज्म का प्रयोग किया था, लेकिन वह इसको बहुत सफल नहीं पाए और हिप्नोटिज्म के सम्मोहन के उपयोगी न होने के कारण उन्होंने इसको छोड़ भी दिया, इसका उपयोग करना बंद कर दिया। अब हम फ्रायड की जो साइको एनालिटिक थेरेपी है उसमें ड्रीम एनालिसिस की बात करते हैं, स्वप्न विश्लेषण की बात करते हैं। फ्रायड ने अपनी बुक में लिखा था कि स्वप्न जो हैं वह निरर्थक नहीं होती हैं, बल्कि अचेतन तक पहुंचने की राजमार्ग होती हैं। यानी फ्रायड के शब्दों में रॉयल रोड्स टू द अनकॉन्शियसनेस, यानी राजमार्ग, यानी जिनकी सहायता से आसानी से हम व्यक्ति के अचेतन तक पहुंच सकते हैं। फ्रायड ने जो स्वप्न विश्लेषण की बात की है, ड्रीम एनालिसिस की बात की है, फ्रायड के अनुसार जब निद्रावस्था में व्यक्ति की जो चेतना है वह शिथिल हो जाती है तो ऐसी स्थिति में दमित इच्छाएं जो हैं जिनको कि ढकेला जाता है अचेतन की ओर, उन पर प्रतिरोध, रुकावट, सेंसरशिप कम हो जाती है, जिसके कारण यह इच्छाएं स्वप्नों के रूप में अभिव्यक्त होती हैं। लेकिन इसका यह मतलब भी नहीं है कि जो हमारी दमित इच्छाएं हैं वह उसी रूप में अभिव्यक्त होती हैं। नहीं, यह जरूरी नहीं है और ऐसा भी नहीं है कि इस पर प्रतिबंध नहीं होता है, इस पर प्रतिबंध भी होता है। फ्रायड ने स्वप्न में कुछ विषयों की बात की है और मुख्य रूप से दो विषय बताए हैं, एक व्यक्त विषय और दूसरा अव्यक्त विषय। फ्रायड के अनुसार स्वप्न का वह विषय जो स्वप्न देखने के बाद भी, स्वप्न देखने के बाद, जागने के बाद भी व्यक्ति उसको जो बताता है, कुछ भूल भी जाता है, कुछ भुला पाता है और कुछ व्यक्त करता है। यानी जिसके जो भाग वह जागने के बाद बताता है, याद रहता है, वही व्यक्त है। और अव्यक्त विषय वह है जिसमें अचेतन की इच्छाएं बदले हुए रूप में चेतन में आती हैं। यानी जरूरी नहीं है कि जो उसकी इच्छाएं हैं, जैसा कि मैंने पहले कहा, उसी रूप में व्यक्ति के सामने स्वप्न में आए। फ्रायड ने इस ड्रीम एनालिसिस में ऐसे लेटेंट कंटेंट के बारे में, अव्यक्त विषयों के बारे में कुछ पद बताए हैं। इसमें सबसे पहला पद इन्होंने संक्षेपण का बताया है, यानी संकुचन, आकुंचन, जिसमें व्यक्ति जो है व्यक्त विषय की अनेक बातें
लुप्त कर देता है, केवल संक्षिप्त चीजें ही व्यक्त होती हैं, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है। डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन, स्थान का बदल जाना, यानी व्यक्ति की जो इच्छाएं हैं संबंधित व्यक्ति अथवा घटना के संबंध में व्यक्त न होकर किसी अन्य व्यक्ति या घटना से के साथ स्थापित होकर स्वप्न में दिखाई देती, यानी जो वह देखता है जिसके प्रति वास्तव में उसकी इच्छा वह उसके प्रति नहीं होती है, बल्कि स्वप्न में वह उस चीज या उस वस्तु से संबंधित देखता है। फ्रायड ने प्रतीकीकरण प्रत्यय का भी उपयोग किया है। प्रतीकीकरण प्रत्यय में फ्रायड ने बताया है कि इस मैकेनिज्म में व्यक्ति की जो अचेतन की इच्छाएं होती हैं, व्यक्ति की जो अचेतन की इच्छाएं होती हैं, वह प्रतीकों या सिंबल्स के रूप में आती हैं, और फ्रायड ने इन सिंबल्स के आधार पर भी ड्रीम एनालिसिस की है। इसके अलावा फ्रायड ने नाटकीकरण का प्रत्यय दिया है, यानी अमूर्त इच्छाएं व्यक्त होने से पहले इस जो नाटकीकरण की प्रक्रिया है, इसके द्वारा एक मूर्त रूप इस प्रकार से धारण करती हैं कि ऐसे लगता है कि जैसे व्यक्ति कोई नाटक यानी ड्रामा या फिल्म देख रहा है। इसके अलावा उपविस्तार, उपविस्तार की प्रक्रिया या मैकेनिज्म ऐसी प्रक्रिया है कि जिसमें व्यक्ति जो है दमित इच्छाओं, असंगत, अतार्किक और निरर्थक तथ्यों को सार्थक बताकर एक कहानी का रूप दे देता है। रोगी के द्वारा जो स्वप्न वर्णित किए जाते हैं, एक मनोचिकित्सक जो है इस प्रक्रियाओं के द्वारा जो 5 प्रक्रियाएं बताई गई हैं, इन सब के आधार पर जो मनोचिकित्सक है वह रोगी के स्वप्नों का विश्लेषण करता है और उसके बारे में जो तथ्य होते हैं वह उनको जानने का प्रयास करता है। स्वप्न के विश्लेषण की प्रक्रिया में मनोविश्लेषक को तटस्थ रहना पड़ता है, यानी इसमें उसके अपने भावों व्यवहारों की व्याख्या नहीं होती है, बल्कि वह उन्हीं व्यवहारों की व्याख्या करता है जिनको कि रोगी व्यक्त करता है। और इस प्रकार से स्वप्न विश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा वह उसको रीडायरेक्ट करता है, पुनः निर्देशित या फिर से निर्देशित करता है। अब हम साइको एनालिटिक थेरेपी के नेक्स्ट स्टेप की ओर चलते हैं, जिसे ट्रांसफरेंस या स्थानांतरण कहते हैं। यह स्थानांतरण तब होता है जब रोगी और चिकित्सक आपस में इंटरैक्शन यानी बातचीत, मुक्त साहचर्य की प्रक्रिया चलने लगती है और समस्या के बारे में बातचीत जो होती है वह थोड़ी ओपन होने लगती है, खुलकर होने लगती है। यानी यह ऐसा दौर होता है जिसमें चिकित्सक जो है रोगी के जीवन का, लाइफ स्टाइल का या उस समय की समस्या का एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और रोगी जो है चिकित्सक के बारे में कुछ अपने विचार भी डेवलप करता है। इसमें मुख्य रूप से 2 तरह के स्थानांतरण प्रमुख हैं। पहला है पॉजिटिव ट्रांसफरेंस, धनात्मक स्थानांतरण। ऐसा स्थानांतरण जिसमें रोगी जो में चिकित्सक के प्रति ऐसी भावनाएं विकसित हो जाती हैं
कि उसे लगता है कि चिकित्सक उसका सब कुछ है, उसके प्रति प्रेम की भावनाएं, सहानुभूतिपूर्ण जो उसको व्यवहार मिलता है उससे उसमें आस्था, और वह यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके कारण कि रोगी जो है, अगर चिकित्सा पद्धति समाप्त होने को भी आती है तो वह उसे समाप्त करना नहीं चाहता है। उसे फिर से उसमें रोग की उत्पत्ति होने की संभावना हो जाती है। और इस प्रकार का जब स्थानांतरण पॉजिटिव ट्रांसफरेंस होता है तो रोगी चिकित्सक से ज़्यादा बातें करना चाहता है और खुलकर बातें करने लग जाता है। निगेटिव ट्रांसफरेंस की स्थिति में, नकारात्मक स्थानांतरण की अवस्था में, रोगी में जो रेजिस्टेंस है, प्रतिरोध है, यह भावना प्रबल हो जाती है। यानी इसमें ठीक पॉजिटिव ट्रांसफरेंस का उल्टा होता है। यानी रोगी चिकित्सक के प्रति अच्छी फीलिंग नहीं रखता है, उसमें एक भय, शंका उत्पन्न हो जाती है कि वह सोचने लगता है कि उसके भावों को कुरेद कर, उसकी अनुभूतियों को जानकर कहीं मनोचिकित्सक उसका कोई कहीं और किसी रूप में तो नहीं प्रस्तुत करना चाहता है, उसकी गोपनीयता को तो नहीं भंग करना चाहता है, और इसलिए वह धीरे धीरे अपने भावों की अभिव्यक्ति कम करने लग जाता है या चिकित्सक से मिलना नहीं चाहता है। जाता भी है तो देर से जाएगा, वहाँ रुकना नहीं चाहता है और चिकित्सक के उपचार पर तरह तरह की आपत्तियां या टीका टिप्पणी भी करता है। मनोविश्लेषण चिकित्सा की पद्धति में कई बार जो रोगी है अपने प्रतिरोध को कई तरीकों से जो है वह प्रस्तुत करता है। वह चिकित्सक के कहने पर भी जल्दी कुछ बोलता नहीं है, काफ़ी समय पास करता है या ऐसे तथ्यों को अधिक प्रकार से बताना शुरू कर देता है जिसका कि कोई मतलब नहीं होता है। इस तरह से ऋणात्मक स्थानांतरण यदि पाया जाएगा मनोविश्लेषण चिकित्सा में तो प्रतिरोध अधिक उत्पन्न होने लगता है। कई बार धनात्मक स्थानांतरण की अवस्था में रोगी जो है वर्तमान के बारे में न बात करके अपने बचपन के भी महत्वपूर्ण तथ्यों की जानकारी देता है। ऐसी अवस्था में चिकित्सक को बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स की जानकारी होती है, लेकिन स्थानांतरण चाहे जिस भी प्रकार का हो, इस चिकित्सा पद्धति की एक अवधारणा है कि चिकित्सक को तटस्थ होना चाहिए। यह नहीं कि रोगी उसकी प्रशंसा कर रहा है, तारीफ कर रहा है तो वो उसका जो थेरेपी का तरीका है बदल जाए, या उसके प्रति निगेटिव ट्रांसफरेंस दिख रहा है। दोनों में ही उसको न्यूट्रल रहना है और चिकित्सक को अपना कार्य करना है, जो कि मुख्य रूप से चिकित्सक का कार्य है, चिकित्सा करना। अगर वह उसके रोगी के स्थानांतरण को ध्यान देगा तो उसकी चिकित्सा में पक्षपात आने की संभावना बढ़ जाएगी और एक अच्छे चिकित्सक को इन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए। इसके पश्चात जो चौथा स्टेप है यह है व्याख्या और पुनर्शिक्षा की, इंटरप्रिटेशन एंड री एजुकेशन की। विभिन्न सत्रों में फ्री एसोसिएशन, ड्रीम एनालिसिस, इन सब के आधार पर रोगी के बारे में
अनेकों सूचनाएं या जानकारियां एकत्रित की जाती हैं। मनोचिकित्सक जैसे जैसे रोगी अपने भावों की अभिव्यक्ति, इच्छाओं की अभिव्यक्ति करता चलता है, वैसे वैसे मनोचिकित्सक जो है उसकी भावनाओं का विश्लेषण भी करता चलता है। तब लास्ट में वह जो सत्र अपनाता है वह रोगी द्वारा अभिव्यक्त की गई जो जो भी उसके स्वप्न के द्वारा या फ्री एसोसिएशन के द्वारा है, उसकी व्याख्या या पुनर्शिक्षा इसलिए करता है ताकि क्लाइंट में, रोगी में एक सूझ, इंसाइट डेवलप की जा सके। और यह इंसाइट इसलिए डेवलप की जाती है कि व्यक्ति जो है अपनी समस्या को अच्छी तरह से समझ सके और अपनी समस्या को न केवल समझ सके बल्कि वह उसका समाधान भी कर सके। मनोचिकित्सक जो है कभी भी किसी भी समय इस तरह की व्याख्या नहीं प्रस्तुत करता है। क्यों? क्योंकि यह बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जब रोगी चिकित्सक की बातों को ग्रहण करने लायक हो जाए, यानी जब रोगी अपने भावों की अभिव्यक्ति कर दे और चिकित्सक की नज़र में वह इस योग्य हो गया है कि वह अपनी समस्या के स्वरूप को समझ सकता है, तब उसके सामने चिकित्सक जो है बहुत ही उपयुक्त ढंग से व्याख्या करता है। ऐसी व्याख्या नहीं होनी चाहिए कि रोगी में अपराध, अवसाद, चिंता आदि की मात्रा बढ़ जाए। क्योंकि जब चिकित्सक इस चीज को प्रस्तुत करने का तरीका सही ढंग से रोगी के सामने नहीं रखेगा तो रोगी तो ऑलरेडी समस्याग्रस्त था, वह और अधिक समस्या से परेशान हो सकता है। इसलिए यह कदम चिकित्सक के पर डिपेंड करता है कि वह कितने अच्छे ढंग से रोगी में इंसाइट को डेवलप करता है, कितने अच्छे तरीके से वह रोगी के सामने उसकी जितनी भी बातें उसने अभिव्यक्त की हैं उसकी व्याख्या करता है और किस प्रकार से उसके बारे में पुनर्रचना करता है। अंतर्दृष्टि का विकास रोगी में जो है वह बहुत जल्दी नहीं होता है, काफ़ी धीमी गति से होता है। यही कारण है कि इस चिकित्सा पद्धति में समय भी अधिक लगता है, क्योंकि तब तक इंतजार करना ही करना होता है, तब तक चिकित्सक रोगी को पुनर्शिक्षा नहीं कर दे सकता है जब तक कि रोगी चिकित्सक के सुझावों को ग्रहण करने योग्य न हो जाए और चिकित्सक द्वारा डेवलप की गई जो इंसाइट है उसका उपयोग, अंतर्दृष्टि का उपयोग वह जीवन की विभिन्न परिस्थितियों में इस प्रकार से कर सके कि वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सके, अपनी समस्याओं को कम कर सके। अब हम चलते हैं फ्रायड के साइको एनालिटिकल थेरेपी के मूल्यांकन की ओर। मनोविश्लेषण उपचार पद्धति का उपयोग आज भी किया जाता है और अनेक जटिल मानसिक रोगों के उपचार में भी किया जाता है। वर्तमान में इसकी उपचार पद्धति में काफ़ी परिवर्तन किया गया है। सबसे पहली चीज़ तो यह उपचार पद्धति बहुत ही लंबी उपचार पद्धति थी। वर्तमान में इस पद्धति में समय को कुछ कम किया गया है
और इस समय इसका उपयोग इस तरह से किया जाता है कि इसकी उपयोगिता और बढ़ सके। अब हम बात करते हैं कुछ इस विधि पर, इस उपचार पद्धति पर लगे गए आक्षेपों की और साथ ही साथ इस उपचार पद्धति की कुछ विशेषताओं के बारे में। मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति में उपचार की प्रक्रिया में अचेतन तक पहुंचने का प्रयास मनोचिकित्सक करता है, जिसके कारण जो उपचार होता है वह काफी हद तक स्थायी होता है, क्योंकि फ्रायड का यह मानना था कि अचेतन की सामग्री व्यक्ति में विकृतियां उत्पन्न करती हैं। इसलिए जब इस तरह से व्यक्ति के अचेतन को पहचानकर उपचार किया जाता है, उसके प्रेरणाओं, अंतर्द्वंदों, इच्छाओं आदि को जाना जाता है, तो प्राप्त उपचार स्थायी होता है और लक्षण जो हैं रिपीट नहीं करते हैं, यानी लक्षण दोबारा दोहराते नहीं हैं। यह जो उपचार पद्धति है यह काफी गहन उपचार पद्धति है। इसमें छिछले स्तर पर उपचार नहीं किया जाता है और इसके कारण इसमें व्यक्ति के आवेगों, संवेगों, इच्छाओं आदि को पहचानने में सहायता मिलती है। इस उपचार पद्धति में रोग के कारणों की खोज की जाती है। केवल लक्षणों के आधार पर ही उपचार नहीं होता है, बल्कि रोग के कारणों को खोजकर डायग्नोसिस किया जाता है, तब ट्रीटमेंट किया जाता है। और जब रोग के कारणों को खोजकर दूर किया जाता है तो निश्चित रूप से उपचार भी गहन होता है। इस पद्धति के द्वारा हिस्टीरिया, मनस्तापी विषाद, न्यूरोटिक डिप्रेशन, इंट्रोवर्सन आदि रोगों का सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। यह उपचार पद्धति उन लोगों के लिए बहुत अधिक लाभकारी होती है जो अपना मूल्यांकन अच्छे ढंग से कर लेते हैं, या ऐसे व्यक्ति जिनमें सूझ होती है, क्योंकि कई बार कुछ विशेष या असंगत परिस्थितियां जिसको लेकर हम विभिन्न प्रकार की समस्याओं, कुसमायोजन आदि से परेशान होते हैं, हम उनके कारणों को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जिन व्यक्तियों में सूझ, आत्म मूल्यांकन अधिक होता है, जब चिकित्सक इसकी व्याख्या करता है तो ऐसे व्यक्ति इसका जल्दी समाधान कर लेते हैं जिनमें सूझ की मात्रा अधिक होती है। इस उपचार पद्धति की कुछ सीमाएं भी हैं। इस उपचार पद्धति की सबसे बड़ी सीमा यह है कि इस उपचार पद्धति का उपयोग सभी लोग नहीं कर सकते हैं। यह विधि सुनने में जितनी सहज लग रही है, देखने में या पढ़ने में जितनी सहज है, एक्चुअल यह पूर्ण बेस्ड है, पूरी तरह आधारित है चिकित्सक की काबिलियत पर। तो इस उपचार पद्धति की सबसे बड़ी सीमा यह है कि ऐसे चिकित्सक इसका उपयोग नहीं कर सकते हैं जो अनुभवी और प्रशिक्षित नहीं हैं। साथ ही साथ यह उपचार पद्धति अधिक शिक्षित लोगों पर अधिक सफल है। इसके द्वारा कम बुद्धि वाले या अशिक्षित लोगों पर बहुत अधिक इसका उपयोग नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनमें इंटरेक्शन
या अंतरक्रिया की प्रक्रिया नहीं हो पाती है। वर्तमान में जो आधुनिक मनोचिकित्सक हैं वह बाल्यावस्था के अनुभवों को अधिक महत्व नहीं देते हैं। यानी जितना कि फ्रायड ने इस बात पर बल दिया था कि बाल्यावस्था के अनुभव आधारशिला होते हैं, व्यक्ति के जीवन पर्यंत अंतर्वैयक्तिक संबंधों पर प्रभाव डालते हैं, आधुनिक मनोचिकित्सक अतीत के अनुभवों पर बहुत नहीं जाना चाहते हैं। क्योंकि यह पद्धति लंबे समय तक चलती है और आज मनोचिकित्सा भी अन्य चिकित्सकों की तरह मनोचिकित्सा भी एक प्रकार का पेशा है, जिसमें चिकित्सक अपने ट्रीटमेंट की सेशंस की फीस को लेता है। चूँकि यह लंबे समय तक चलने वाली उपचार पद्धति है, इसलिए यह उपचार पद्धति काफ़ी महंगी भी होती है और इसमें समय भी अधिक लगता है और व्यक्ति के चिकित्सक जो है तब तक पुनर्शिक्षा नहीं देता है जब तक कि रोगी में अंतर्दृष्टि न उत्पन्न हो। आज सभी यह बात मानते हैं, सभी मनोचिकित्सक यह मानते हैं कि यह उपचार पद्धति काफ़ी खर्चीली है, लंबी चलने वाली है, इसमें समय अधिक लगता है, लेकिन इसके बावजूद, इसकी सीमाओं के बावजूद सभी चिकित्सक इस बात से भी अधिकांश चिकित्सक सहमत हैं कि यह उपचार पद्धति काफ़ी स्थायी इलाज देती है। हाँ, इस बारे में भी मनोचिकित्सकों की यह राय है कि यह जो चिकित्सा पद्धति है वह कम बुद्धि वाले रोगियों के लिए अधिक लाभदायक नहीं है। यह मनोविक्षिप्तता के रोगियों के लिए भी अधिक लाभदायक नहीं है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स, आज हमने जो मनोचिकित्सा की विधियां हैं उसमें मनोविश्लेषणात्मक उपचार पद्धति को पढ़ा। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग सारी मनोचिकित्सा विधियों का एक साथ गुण दोष मूल्यांकन करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।